बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 153, Environmental hazards related to the use of chemical fertilizers। जो इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल का इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है। इन्वायरमेंटल हैज़र्ड मीन्स बैड इफ़ेक्ट्स, नुकसानात क्या है अगर हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा अगर हम उनका ओवर यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करें, ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें ये इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो उनके नुकसानात क्या होंगे माहौल के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर इनके असरात या नुकसानात। द मेजर रिस्क खतरा टू सॉइल क्वालिटी फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स आर फॉलोइंग। सॉइल की जो क्वालिटी है इन केमिकल फर्टिलाइजर से किस तरह इफ़ेक्ट होती है। अब रिस्क कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी एंड एसिडिटी। सॉइल सैलिनिटी का मतलब है लेवल ऑफ साल्ट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स हैं जिनको हम मिनरल साल्ट्स कहते हैं। मिनरल्स की एडिशन, ये इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब हम ऐड करते हैं ये आलमोस्ट इनमें हर एक चीज़ का एक ख़ास लेवल होता है। ये मिनरल सॉइल में इनकी एडिशन होती है। अगर हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तो ऑटोमेटिकली वो सॉइल के अंदर वो चीज़ें ऐड होंगी जिससे न्यूट्रिएंट्स का लेवल और भी इंक्रीज़ होगा। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज लेवल ऑफ साल्ट्स, या इसको हम सॉइल सैलिनिटी कहते हैं। एंड एसिडिटी, और फिर ज़मीन की जो एसिडिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि ये साल्ट ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। इनका pH बिलो 7 होता है। अच्छा, अब वाटर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जब स्पेशली ज़मीन के अंदर जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करता है तो सॉइल की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ होती है। फिर हमने पढ़ा है कि प्लांट्स के लिए एक ख़ास ऑप्टिमम pH एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। अब अगर एसिडिक वाटर प्लांट्स के अंदर चला गया, रूट्स में, फिर लीव्स में, तो ऑटोमेटिकली फिर उसका जो असर है वो प्लांट्स के ऊपर होता है। प्लांट्स की बॉडी ग्रोथ वगैरह उससे इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स may cause emission of the greenhouse gases such as nitrous oxide। हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, स्टार्ट में हमने पढ़ा था इनके एडवांटेजेस में कि इन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का लेवल हायर और एक्यूरेट होता है। अब अगर हम इसको बार बार यूज़ करें तो बार बार नाइट्रोजन सॉइल में ऐड होगा। अब प्लांट्स की ग्रोथ तो इम्प्रूव हो रही है लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन में, सॉइल में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, उससे नाइट्रस गैस N2O की एमिशन होती है, वो इवॉल्व होता है। और जब N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है तो वो ऊपर जाकर जो हमारा ग्रीन हाउस लेयर है ज़मीन के सरफेस से चंद किलोमीटर ऊपर, जो कि सनलाइट, सन की जो एनर्जी है कुछ रेज वो ट्रैप करते हैं वो गैसेस, तो वो ग्रीन हाउस जो लेयर है उसकी थिकनेस में इजाफा होता है। अब जितना वो लेवल, जितना वो उस ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर है, लेयर की थिकनेस जितनी इंक्रीज़ होगी, जितना उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है उतना ही वो सनलाइट, वो सोलर एनर्जी कैप्चर करेंगे और फिर उसको बाहर जाने नहीं देते। जो ज़मीन से रेडिएटेड सन रेज हैं वो री रेडिएटेड सन रेज जो होते हैं वो वापस फिर नहीं जा सकती ऊपर। तो इस तरह नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस लेयर में इजाफा होता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग का मसला आता है, पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो पिघलती है, उसके साथ फिर सैलाब के ख़तरात आते हैं तो आबादियों को भी नुकसान पहुंचता है। इस तरह फसलें भी ख़राब होती है, सॉइल एरोजन भी होती है, तो फ्लड्स भी आते हैं, गर्मी भी बढ़ती है। तो ये ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर है इसमें इजाफा होता है। फिर द मेजर रिस्क टू ग्राउंड वाटर क्वालिटी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स एप्लीकेशन इज़ NO3 नाइट्रेट लीचिंग टू ग्राउंड वाटर। यहाँ से नाइट्रेट निकलता है। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की एडिशन के बाद सॉइल में नाइट्रेट NO3 की एडिशन होती है। अब ये NO3 ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा लेवल में होता है तो वो पानी के अंदर चला जाता है। अब जब ये पानी के अंदर चला गया, दिस कैन हार्म ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। अब
वो पानी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। उससे एक्वाटिक लाइफ भी मुतासर होता है क्योंकि ये पानी कॉन्स्टेंटली मूव करता है बिलो द सॉइल। अब वो पानी वहाँ से निकलता है किसी नदी में, किसी दरिया में या फिर समंदर में वो पानी मिलता है, तो एसिडिक भी होता है, उसमें नाइट्रेट्स भी होते हैं, तो ह्यूमंस के लिए भी ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता। इसी तरह बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स के लिए भी, एक्वेटिक लाइफ जितना भी है उसके लिए भी फिट नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए। और अगर एसिडिक है तो माइक्रोब्स पानी में मौजूद है तो वहाँ उनकी लाइफ भी उससे मुतासर होती है। द मेजर रिस्क टू सरफेस वाटर इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ algae ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब मेजर रिस्क क्या है टू द सरफेस ऑफ वाटर? सरफेस वाटर के लिए पानी का जो सरफेस है, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये अलजी है, अलजी की ग्रोथ हुई है। अब जहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स होंगे वहाँ पर ये अलजी आकर डिपॉजिट होते हैं। अब ये वहाँ से अपना खुराक लेते हैं और फिर उनकी रिप्रोडक्शन होती है, तो अलजी उनका जो है लेवल इंक्रीज होता है। अब द मेजर रिस्क टू सरफेस वाटर इज इंक्रीज नंबर ऑफ अलजी ग्रोइंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर पे अलजी ग्रो करता है। अब इस फिनोमेना को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या है? इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स अमाउंट। न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। पानी का जो सरफेस है वहाँ पर अलजी आकर डिपॉजिट होते हैं। अब अलजी की डिपोजिशन के बाद अलजी डिपॉजिट होते हैं, मतलब अलजी आकर वहाँ जमा हो जाते हैं। असर क्या होता है? जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ सनलाइट उन तक नहीं पहुँचता क्योंकि ये सनलाइट को ये लेयर बनाते हैं और फिर सनलाइट ब्लॉक करता है, सनलाइट नहीं पहुँचता। उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। तो जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पर जो छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उन तक सनलाइट प्लस ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। इसी तरह एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो उनकी लाइफ भी ख़तरे में पड़ जाती है, तो वो मर भी सकते हैं। जो छोटे प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड है। अब वो छोटे प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो पानी के अंदर मौजूद हैं, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या तो रुक जाता है या फिर कम सनलाइट की वजह से वो स्लो हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली फिर जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनके लिए खुराक कम हो जाता है। उसके बाद बड़े एनिमल्स के लिए, बड़े फिशेस के लिए जो अंदर मौजूद है, इस तरह उनसे भी बड़े जानदारों के लिए खुराक की कमी आ जाती है। तो एक्वेटिक लाइफ भी इस इस केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से एक्वेटिक लाइफ भी इफेक्ट होता है। अच्छा, पॉइंट टू रिमेंबर, it is recommended that analysis of the nutrient content of the soil and nutrient requirement of the crop are done before application of inorganic fertilizers। इस inorganic fertilizers के बारे में हमने इसके advantages पढ़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके hazards भी है, इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी है। अब उन बैड इफ़ेक्ट्स से जो हमने पहले यहाँ पर जो हमने डिस्कस की उनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सॉइल की हम टेस्टिंग करते हैं लैब्स में। लैब्स में हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। एग्रीकल्चर जो लैब्स होती है उनमें हम टेस्ट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कम है या फिर ज़्यादा है, एसिडिटी है या फिर बेसिसिटी है, कौन सा मतलब न्यूट्रिएंट का लेवल इंक्रीज है या फिर कम है। और साथ में जो क्रॉप हम वहाँ उसकी काश्त करना चाहते हैं तो क्रॉप के हवाले से न्यूट्रिएंट्स का हम लेवल चेक करते हैं, मतलब लेवल चेक करना चाहिए लेबॉरेटरीज में। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं किसी भी क्रॉप के लिए, अगर ज़मीन में उसकी पहले से कमी है तो हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जहाँ उनमें ये चीज़ें ज़्यादा मकदार में नहीं हो। तो
मतलब इसका ये हुआ कि पहले क्रॉप जो है वो काश्त करने से पहले, कोई भी फसल काश्त करने से पहले हमें चाहिए कि हम सॉइल की थोड़ी सी हम अब सॉइल का एक सैंपल ले लें, उसको एग्रीकल्चर लैब में टेस्ट करवाएं। फिर वहाँ से हमें पता चलेगा कि फ़लानी फसल के लिए ये चीज़ें इतने लेवल में इतना लेवल इनका होना चाहिए सॉइल के अंदर। अब अगर रिक्वायर्ड लेवल में है तो ठीक है, हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिक्वायर्ड लेवल में नहीं है तो फिर वो हमें एक अच्छा फर्टिलाइज़र वो रिकमेंड करते हैं कि आप इस फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करो, तो फिर लेवल जितना रिक्वायर्ड है उनमें होता है, तो हेजर्ड्स से हम फिर बच सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में कि मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज एडिशनल न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स टू एंटर रिवर एंड लेक्स। न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गई, इस तरह और भी बहुत सारी ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से फॉस्फेट्स या फिर नाइट्रेट्स की एडिशन होती है टू एंटर रिवर्स एंड लेक्स। जैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं, इस तरह और भी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एज एग्रीकल्चर मेडिसिन, तो वो चीज़ें सॉइल में चली जाती है। उसके बाद उनका लेवल ज़्यादा होता है तो वो रेन वाटर के साथ या फिर जो सॉइल वाटर है उसमें डिज़ोल्व होता है और पानी के साथ साथ लेक में या फिर रिवर में वो चीज़ें चली जाती है। टू एंटर रिवर एंड लेक्स अ प्रोसेस नोन एज यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन इसको कहते हैं, किसको? जब न्यूट्रिएंट्स की एडिशन बार बार हो रही है सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इस इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब दिस प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड अदर टाइप्स ऑफ प्लैंक्टन्स। यूट्रोफिकेशन की वजह से प्रोमोट्स, कौन सी चीज़ प्रोमोट होती है? प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ अल्गी, अल्गी की ग्रोथ और अदर प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं या छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लांट्स है तो फाइटोप्लैंक्टन्स, एनिमल्स है तो हम उसको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की ग्रोथ में इजाफा होता है, दस डिप्लीटिंग द ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़, सपोज कोई लेक है, कोई रिवर है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होना, इसको हम ऑक्सीजन डिप्लीशन कहते हैं। क्योंकि ये अल्गी आप यहाँ नज़र आ रहा है, इन्होंने एक लेयर कंप्लीट एक लेयर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुँचता, अब ये ब्लॉक हुआ है, साथ में सनलाइट भी नहीं पहुँचता, तो ऑक्सीजन का लेवल पानी के अंदर कम हो जाता है। डिप्लीटिंग द ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज़ एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। जिंदा, फिर वो उनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को सनलाइट ऑर्गेनिजम्स तक नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन की भी कमी आ जाती है, तो रिस्पायरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस में उनको प्रॉब्लम आता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गई, साथ में सनलाइट जो है वो ब्लॉक हुआ इस लेयर की वजह से।